पिछले क्लास कहाँ तक पढ़ाए थे अब आप लोगों को? सीन और एंटी फॉर्म, है ना? देखिए सुनिए, देखिए हम इसको बताए थे, अगर H और OH, हाइड्रोजन और OH अगर दोनों सेम साइड होता है तो वह कंपाउंड हमारा सीन फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? सीन फॉर्म। अगर H और OH अगर दोनों सेम साइड हो तो वह आइसोमर्स हमारा सीन फॉर्म क्या कहलाता है? सीन फॉर्म। अगर H और OH अगर यही हमारा दोनों अपोजिट साइड होगा तब हमारा वो कहलाएगा एंटी फॉर्म। क्या कहलाएगा? एंटी फॉर्म। सीज फॉर्म, एंटी फॉर्म। ध्यान से सुनिए, अगर H और OH दोनों सेम साइड होता है तो वह कंपाउंड कहलाता है सीन फॉर्म। H और OH अगर एक दूसरे का अपोजिट हो तो वह कहलाता है एंटी फॉर्म। क्या कहलाता है? एंटी फॉर्म। जैसे आप देखिए यहाँ, ये कहलाएगा सीन, और एक्चुअली बेंजल डिहाइड से है तो इसको कहेंगे सीन बेंजल डॉक्जाइन। और पिछले क्लास शायद एक एग्जाम्पल लिखवाए भी थे, है ना? अगर मान लीजिए अगर यही कंपाउंड ऐसा होता, यहाँ H होता, OH यहाँ पे लगा होता। अब इसमें क्या है, इस कंपाउंड में ध्यान से देखिए, H और OH दोनों एक दूसरे का कैसा है? अपोजिट। कैसा है? अपोजिट। तो अगर H और OH अगर दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो तो वह कहलाएगा हमारा एंटी फॉर्म। क्या कहलाएगा? एंटी फॉर्म। तो ये कहलाएगा एंटी फॉर्म। HOH अपोजिट है, इसका नाम होगा एंटी बेंजल डॉक्जाइन। हम पिछले क्लास पूरी समझाए थे कि ऑक्जाइन क्या है, ऑक्जाइन के बाद एल्डोक्जाइन क्या है, कीटोक्जाइन क्या है, पूरा कंप्लीट अच्छे से समझा दिए थे। एल्डिहाइड से बनेगा तो एल्डोक्जाइन, कीटोन से बनेगा तो कीटोक्जाइन, ऐसे लिखना था। लेकिन जब आप देखिए, यदि ऐसा कंपाउंड दिया तब ना आप लिखे सीन और एंटी। अगर ऐसा होता, देखिए C6H5, C डबल बॉन्ड इन OH, यहाँ H की जगह CH3 होता। अब बताइए एक कैसा फॉर्म है? सीन फॉर्म है या एंटी फॉर्म है? कैसा फॉर्म? देखिए अब तो आप कह ही नहीं सकते क्योंकि हम आपको क्या डिफिनेशन बताए कि यदि H और OH अगर दोनों सेम साइड होगा तब हम बोलेंगे सीन फॉर्म। H और OH अगर दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा तब हम बोलेंगे एंटी फॉर्म। अब इसमें तो H है ही नहीं, कहां कोई H? तब देखिए, तब इस कंपाउंड को कैसे पढ़ना है, अब जरा ध्यान से समझिए। एक कंपाउंड सीन भी है और यह कंपाउंड एंटी भी है, दोनों है। नाम जैसे पढ़िएगा ना उसके अनुसार आप पढ़िएगा। जैसे आप देखिए OH के तरफ कौन सा है ग्रुप है? CH3। CH3 को क्या पढ़ते हैं? मिथाइल। और ये C6H5 इसको क्या पढ़ते हैं? क्या? C6H5 क्या पढ़ते हैं इसको? कुछ नहीं। हम पढ़ाए थे ना कि अल्केन से एक H निकलता है तो अल्काइल कहलाता है, मीथेन से एक H निकला तो मिथाइल, इथेन से H निकला तो इथाइल, बेंजीन से एक H निकला तो बेंजाइल। क्या होता है? बेंजाइल। हाँ, उस दिन भी कराए थे कि बेंजाइल नहीं होता है, याद रखना है। उसको क्या पढ़ते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। वेरी गुड। तो फिनाइल कहते हैं। अब आप देखिए, एक बेंजीन से एक H निकला तो एक पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा? फिनाइल। ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा? मिथाइल। नाम कैसे लिखिएगा? OH के तरफ कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। अगर मिथाइल पहले लिखते हैं तो वो कहलाएगा सीन फॉर्म। क्या कहलाएगा? सीन फॉर्म। इसको आप कैसे लिखते हैं? देखिए आप इसको ऐसे लिखिएगा, सीन हो गया, और उसके बाद मिथाइल पहले लिख दीजिए तो मिथाइल फिनाइल हो गया। सीन मिथाइल फिनाइल। कीटोक्जाइन क्या लिखेंगे? कीटोक्जाइन।
तो कीटोन है यह, कीटोक्साइम हो गया। तो क्या लिखे, सीन, सीन, उसके बाद क्या लिखे, मिथाइल, देखिए ये क्या लिखे, सीन, और उसके बाद मिथाइल, और फिर क्या लिखे, फिनाइल। ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया, कीटोक्साइम। क्या हो गया, कीटोक्साइम। तो सीन, मिथाइल, फिनाइल, कीटोक्साइम। अगर ऐसा कंपाउंड आप लेते हैं, देखिए कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एक कार्बन नाइट्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। उसके बाद आइए OH इधर कर दीजिए, और इधर हमारा फिनाइल ग्रुप है, इधर हमारा CH3 ग्रुप है। अब बताइए अब क्या होगा, यहां देखिए, अब यहां से क्या लिखिएगा, देखिए ए OH की तरफ कौन सा ग्रुप है, फिनाइल। कौन सा ग्रुप है, फिनाइल। अगर हम फिनाइल पहले लिखिएगा तब कहलाएगा सीन फॉर्म। क्या कहलाएगा, सीन फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, सीन, फिनाइल, मिथाइल, कीटोक्साइम। इसको क्या लिखेंगे, सीन, फिनाइल, मिथाइल, कीटोक्साइम। चलिए लिखिए इसको इतना पर। मतलब एक ही कंपाउंड सीन फॉर्म भी है, और सेम कंपाउंड कैसा है, एंटी फॉर्म भी है। सीन भी है और एंटी भी है। लिखिए इसको, कहलाएगा कीटोक्साइम। अब नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल। अभी आप पढ़े स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फिर आप पढ़े स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो पार्ट्स, कन्फिग्रेशनल और कन्फॉर्मेशनल। फिर कन्फिग्रेशनल का दो पार्ट, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो आप ज्योमेट्रिकल पढ़े, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप तीन तरह का पढ़े, सीज ट्रांस पढ़े, सीन और एंटी पढ़े, और एक पढ़े आप ई और जेड आइसोमर्स पढ़े। इसको मिटा दें, सब लोग लिख लिए सब। चलिए वेरी गुड। देखिए देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, those compounds which have same molecular formula and a structural formula, but two words. देखिए यहाँ क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिए। कह रहा दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला but different activity towards plain polarized light
are known as optical isomers and this phenomenon is known as optical isomerism। तो सबसे पहले देखिए इसमें जिक्र किसका हुआ है, प्लेन पोलराइज लाइट। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट। क्या समझना होगा, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है समझना होगा। प्लेन पोलराइज लाइट क्या कहलाता है, देखिए जैसे जो लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, जो लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है उस लाइट को हम ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। जैसे आप देखिए ये लाइट है, देखिए जैसे जो लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, जैसे आप टॉर्च को जलाते हैं तो बोले टॉर्च का लाइट सभी डायरेक्शन में उसका लाइट वाइब्रेट करता है कि नहीं, तो वह लाइट हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी लाइट। क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी लाइट। यानी ये लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, यह लाइट को हम कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। इस लाइट को आप पास कराइए निकोल्स प्रिज्म से। कहां से पास कराइए, निकोल्स प्रिज्म। एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, देखिए एक निकोल्स प्रिज्म है, एक किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। यानी ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हम पास कराते हैं निकोल्स प्रिज्म से। ये निकोल्स प्रिज्म बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता था, अब वही लाइट केवल एक डायरेक्शन में क्या करता है, वाइब्रेट करता है। इस तरह से करता है, देखिए ऐसे देखिए। यानी जो लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता था वह लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में इस तरह से वाइब्रेट करता है। पहले प्लेन पोलराइज लाइट ही आई, पहले इसी को देखिए। यानी वह लाइट केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, इस लाइट को ही कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट को क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी जो लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता था उस लाइट को हम क्या बोले, ऑर्डिनरी लाइट। इस लाइट को निकोल्स प्रिज्म से पास कराए जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। तो यही लाइट जो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता था, अब वह लाइट केवल एक डायरेक्शन में क्या करता है, वाइब्रेट करता है। इस लाइट को क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। इस प्लेन पोलराइज लाइट को देखिए आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करा दीजिए। किससे पास कराइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन से। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई सॉल्यूशन है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो इस लाइट को, जैसे जो प्लेन पोलराइज लाइट था, इसको या तो लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ रोटेट कर देता इस तरह से। यानी जो प्लेन पोलराइज लाइट था उस प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट कर दिया, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ, लेफ्ट डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज। या दूसरा होगा या तो क्लॉकवाइज घुमा दिया। यानी प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन से पास कराते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन से हम पास कराए तो इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या किया, लेफ्ट डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। और नहीं तो कुछ कंपाउंड क्या करता है, इसको राइट डायरेक्शन की तरफ घुमा देता है। राइट डायरेक्शन इसका मतलब क्लॉकवाइज। अब सुनिए ध्यान से, तो जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट रोटेट करता है वह कंपाउंड एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाता है। जैसे एक टर्टेरिक एसिड एक कंपाउंड है, टर्टेरिक एसिड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
हम टर्टेरिक एसिड को जब इस कंपाउंड को जब इस सॉल्यूशन से पास कराते हैं, जब टर्टेरिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं और उस सॉल्यूशन से इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हैं, तो कुछ टर्टेरिक एसिड क्या करता है, इस लाइट को लेफ्ट रोटेट करा देता है, और कुछ टर्टेरिक एसिड इस लाइट को क्या करता है, राइट रोटेट करा देता है। तो जो टर्टेरिक एसिड लेफ्ट और राइट रोटेट कराया, वही दोनों टर्टेरिक एसिड एक दूसरे का क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आखिर टर्टेरिक एसिड में क्या अंतर ऐसा रहता है, जो एक ही कंपाउंड है लेकिन कोई रोटेट कराता है लेफ्ट, कोई रोटेट कराता है राइट, तो कुछ तो अरेंजमेंट चेंज रहता हो। तो क्या चेंज रहता है उसी को देखना है। तो ऐसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम, लेकिन जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट क्या करता है, रोटेट करा देता है, वैसे कंपाउंड एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाता है, और उस घटना को हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। चलिए लिखिए इसको। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है, तो सुनिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी, देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है ना, कोई भी वैसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट रोटेट करा देता है। जैसे कुछ ऐसे भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट रोटेट नहीं कराता है। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट रोटेट करा दे, वैसे कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं, और उस घटना को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी कोई भी वैसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट रोटेट करा देता है, वैसा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाता है, और उस घटना को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो जैसे देखिए, दोज कंपाउंड्स which rotate plane polarized light, plane polarized light, correct, those compounds which rotate plane polarized light towards left or right direction, correct, those compounds which rotate plane polarized light towards left or right direction are known as optical active compounds, are known as optical active compounds, and this phenomenon is known as optical activity. वही लिखिए, those compounds which rotate plane polarized light are known as optical active compounds, and this phenomenon is known as, क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी कोई भी वैसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट रोटेट करा देता है, वह कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है, और उस घटना को, उस फेनोमेनन को ही क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या है ऑप्टिकल आइसोमर्स होने के लिए, क्या कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमर्स का। तो देखिए क्या होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर्स होने के लिए। तो एक चीज और सुन लीजिए, जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ रोटेट करा दे, वैसे ऑप्टिकल आइसोमर को लीबो रोटेटरी आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीबो रोटेटरी। जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन की तरफ रोटेट करा दे,
उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स कहते हैं। जो लेफ्ट रोटेट करा दे लिवो रोटेटरी, जो राइट रोटेट करा दे उसको क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो उसको पढ़ने के पहले सबसे पहले पढ़ना कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देख क्या लिखे? कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होता है? तो सबसे पहला है मोलकुल शुड बी एसिमेट्रिकल। मोलकुल हमारा एसिमेट्रिकल होना चाहिए। एसिमेट्रिकल का मतलब समझते हैं? मोलकुल शुड बी एसिमेट्रिकल। पहला कंडीशन क्या था? मोलकुल शुड बी एसिमेट्रिकल। मोलकुल हमारा एसिमेट्रिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल कहा जाता है वैसा मोलकुल जिसको आप दो इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते हैं। क्या नहीं बांट सकते हैं? दो इक्वल हाफ में। यानी दो इक्वल हाफ में नहीं बटे वह क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिकल। ध्यान से इधर देखिए, सुनिए, जैसे आप लिखते हैं ना, देखिए पी या जिसका मिरर इमेज एक दूसरे को कंप्लीट कवर नहीं करता है उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल। जैसे आप देखिए पी है, पी को आप मिरर में देखिएगा तो ऐसे दिखाई देगा। अब बोल इस पी को उठा के इसके ऊपर रखिए, क्या ये पी एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कैसा है? एसिमेट्रिकल है। आप जैसे लिखते हैं ना, देखिए आर, आर को मिरर में देखिएगा तो ऐसे दिखाई देगा। अब बोलिए आर को मिरर में देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, तो क्या एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर पाएगा? नहीं। तो ऐसा कैसा है? एसिमेट्रिकल। क्या होगा? एसिमेट्रिकल होगा। जैसा आप लिखते हैं ना, देखिए सिमेट्रिकल में क्या लिखते हैं? एम। बोले मिरर में दिखाई देगा, ऐसे ही ना दिखाई देगा। अब इसको उठा के इसको ऊपर रखिए, कंप्लीट कवर कर पाएगा कि नहीं? कर जाएगा। ये कैसा होगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा। आप लिखते हैं ए, बोले ए को भी आप लिखिएगा मिरर में देखेंगे ए हो जाएगा। ये भी कंप्लीट क्या करेगा? कवर कर पाएगा। इसका मतलब ये कैसा होगा? सिमेट्रिकल। कैसा होगा? सिमेट्रिकल। तो जो कंप्लीट कवर कर जाता है उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल। और जो कंप्लीट कवर नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल। क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो जो कंप्लीट कवर कर जाए सिमेट्रिकल, जो कंप्लीट कवर नहीं करे उसको क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल। पहला कंडीशन। दूसरा क्या है? देखिए, दूसरा है मोलकुल कंटेन एट लीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। हाला नहीं, इधर देखिए, मोलकुल सुनिए, मोलकुल कंटेन एट लीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। दूसरा कंडीशन है मोलकुल के पास कम से कम एक भी कायरल कार्बन होना चाहिए। अब वो तो आगे पढ़ेंगे। तो अब कह रहे हैं मोलकुल के पास कम से कम क्या होना चाहिए? एक कायरल कार्बन। अब है व्हाट इज कायरल कार्बन? तो सबसे पहला दूसरा कंडीशन देखिए था मोलकुल कंटेन एट लीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। वन कायरल कार्बन एटम। ऐसे यानी लिखे मोलकुल कंटेन एट लीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। यानी मोलकुल के पास कम से कम एक भी कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक भी कायरल कार्बन। तो एक कायरल कार्बन क्या होता है? देखिए, कायरल कार्बन, द कार्बन एटम which is attached with four different atoms the carbon atom which is attached with four different atoms or group of atoms
इज कॉल्ड कायरल कार्बन एटम। कह रहा कोई भी वैसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा है, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। जैसे देखिए, कार्बन के पास इधर ए है, इधर बी है, इधर डी है, इधर ई है। बोले यहाँ 4 अलग अलग ग्रुप हो गया कि नहीं? तो ऐसे कार्बन को ही हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। और इसको इस तरह स्टेरिक मार्क से दर्शाते हैं। इस कार्बन को क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। जैसे एग्जाम्पल में इसका लिखे, आप इसके नीचे इसको लिखिएगा, लैक्टिक एसिड एक कंपाउंड है। लैक्टिक एसिड इस कंपाउंड को कहा जाता है, सी के साथ सी डबल ओ एच होता है, ओ एच होता है, एच होता है, सी एच थ्री होता है। अब बोले एक कार्बन को गौर से देखिए, बोले 4 अलग अलग ग्रुप के साथ अटैच है कि नहीं? तो बोले यह कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप के साथ अटैच होगा, तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? कायरल। तो कोई भी वैसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हो, उस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायरल। इसको आप ऐसे लिखते हैं, देखिए, कायरल कार्बन एटम। क्या बोलेंगे? कायरल, CHIRAL। ध्यान रखिएगा, उसका इसका उच्चारण किया जाता है कायरल। क्या पढ़ते हैं? कायरल। देखिए इंग्लिश है, अब जहां जैसा उच्चारण करते हैं वैसे आपको पढ़ना होगा। अब कहीं कायरल पढ़ते हैं, इसी को देखिए यहाँ क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ेंगे इसको? देखिए यहाँ पर एक कायरल है, क से हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे? कीलेट। यहाँ कीलेट नहीं पढ़ते हैं, चीलेट पढ़ते हैं। सब जगह अलग अलग होता है उच्चारण। तो जो अब एक बार उच्चारण नहीं जानते हैं, तो एक बार उच्चारण करना पड़ता है उसका, कि क्या उसको पढ़ते हैं। इसको कायरल कार्बन कहते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? चीलेट्स। क्या पढ़ते हैं? चीलेट। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। असिमेट्रिकल भी पढ़ते हैं, एसिमेट्रिकल भी पढ़ते हैं। ए दिया, इसको असिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिखिए इसको। तो ये भी याद रखिएगा, कायरल कार्बन जिसको डिनोट करते हैं जनरली एन से, और लैक्टिक एसिड में कोई पूछे कि कायरल कार्बन का संख्या कितना है, तो क्या बोलेंगे? 1। कितना बोलेंगे? 1। ये आपको डेटा याद रखना होगा। जैसे डेटा, कुछ लोग डाटा भी पढ़ते हैं, कुछ लोग डेटा भी पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं है? हाँ, डेटा डेटा भी पढ़ा जाता है। बहुत लोग डेटा इसको पढ़ते हैं, बहुत लोग उसको डाटा पढ़ते हैं। देखिए, तो एक कायरल कार्बन एटम, इट इज डिनोटेड बाई एन। लीजिए ना, पूरे साइड है, देखिए, इट इज डिनोटेड बाई एन। इसको डिनोट करते हैं किससे? हम एन से। ऑफ कर दे, कहां से ऑफ करना है? यहां से। ए सी डबल ओ एच हो गया। इसमें कोई पूछा कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना है? क्या पूछा? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। बताइए तो कितना कायरल हो? देखिए, एक यह कायरल हो, यह भी कायरल हो। इस कायरल कार्बन एच ओ एच सी डबल ओ एच, इधर पूरा इतना बड़ा ग्रुप है। इसमें देखिए ओ एच है, एच है, सी डबल ओ एच, इधर इतना बड़ा पूरा ग्रुप। इसका मतलब इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कायरल कार्बन का संख्या कितना है? 2। कितना हो गया? 2। आप जिसे लिखते हैं ग्लूकोज, देखिए, C6H12O6 ऐसे लिखते हैं। ग्लूकोज का एक फॉर्मूला हो गया C6H12O6। अब इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन आप लिखते हैं, देखिए, 1 2 3 4, CH2OH, COH, या इसको OH कर दीजिए, इधर H कर दीजिए, कहीं जैसे भी लगाना है लगाइए। OH, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है।
एक ग्लूकोज हमारा एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसा है? कार्बोहाइड्रेट। इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी के साथ साथ एल्डिहाइड होता है। ये सीओएच को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। कितना हाइड्रोक्सी? 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? पेंटा। इसमें जरा नंबर ऑफ कायरल कार्बन बताइए, ठीक से देखिए। फ्रुक्टोज, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसको हम कहते हैं फ्रुक्टोज। क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज। देखिए यहां पे देखिए, ऐसे देखिए, दोनों में क्या अंतर है बोलिए? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, COH है, और यहाँ सिर्फ CO है। CO को कीटोन कहा जाता है। दो कार्बन के बीच में CO ग्रुप होता है तो CO को क्या कहा जाता है? कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन। और CHO है तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो इसमें पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और इसमें पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। बस ये अंतर है। फार्मूला दोनों का सेम है। इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन और उसमें कितना है? बोलिए, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इसमें तो 2 हो गया। इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन, इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन। इसमें कितना और उसमें? देखिए, एक कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल होगा। नीचेला होगा नहीं, क्योंकि 2H लगा है। देखिए यहाँ पे भी देखिए, एक कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। n बराबर 4, n बराबर 3। तो ये 4 मोलकुल कम से कम याद रखिएगा, ये 12th में भी काम आएगा। लैक्टिक एसिड में नंबर 1, टार्टेरिक एसिड में नंबर 2, लैक्टिक एसिड नंबर 1, टार्टेरिक एसिड नंबर 2, ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4, फ्रुक्टोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन 3। इतना याद रखिए, याद रहेगा। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। आइए अब आप देखिए डोज ऑप्टिकल। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या था। डेक्स्टो रोटेटिव कुछ पॉइंट है, देखिए। और डी आइसोमर, डेक्स्टो रोटेटिव डी आइसोमर या क्या है? पॉजिटिव आइसोमर। दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन आर नोन एज, क्या कहलाएगा? डी आइसोमर। तो देखिए इसको कुछ पॉइंट आप लिख लीजिए। दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स which rotate plane polarized light करा those compounds which rotate plane polarized light towards right direction are known as, correct, those optical isomers which rotate plane polarized light towards right direction are known as dextrorotative या are known as d isomers। डी आइसोमर का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटिव या उसी को क्या कहते हैं? पॉजिटिव आइसोमर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव आइसोमर। दूसरा है लीवोरोटेटिव और एल और निगेटिव आइसोमर्स।
लिबोरोटेटरी या एल आइसोमर या उसी को कहते हैं निगेटिव आइसोमर, दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन आर नोन एज, क्या कहलाएगा, एल आइसोमर्स, क्या कहलाएगा, एल आइसोमर्स। इसको आप कहते हैं, मतलब अभी नहीं था जो राइट डायरेक्शन की तरफ रोटेट करा दे उसको डेक्स्टो रोटेटरी, जो एल इधर रोटेट करा दे उसको क्या बोलेंगे, लिबो रोटेटरी। तो दो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स, दो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट वही लिखें, दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। करा दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन आर नोन एज लिबोरोटेटरी आइसोमर्स। लिबोरोटेटरी आइसोमर्स या उसी को कहते हैं एल आइसोमर्स, क्या कहते हैं, एल आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए, रोटेटिंग पावर जो होता है डी आइसोमर का वो बराबर होता है एल आइसोमर का, सिर्फ साइन क्या है, अपोजिट। जैसे आप मान लीजिए टर्टेरिक एसिड दो तरह का है, एक लिबोफॉर्म एक डेस्टो, क्या अंतर होता है वो भी बताएंगे। अगर कोई एल आइसोमर 15 डिग्री रोटेट कराया लेफ्ट डायरेक्शन, तो दूसरा राइट डायरेक्शन की तरफ भी कितना रोटेट कराएगा, 15 डिग्री रोटेट। यानी रोटेटिंग पावर ऑफ डी आइसोमर एंड एल आइसोमर इज सेम बट अपोजिट इन साइन, साइन केवल क्या रहेगा, अपोजिट। इसको बोल करके लिखा दें कुछ पॉइंट, आप लोग लिख लेंगे। चलिए तो इसको लिखिए पहले,
लिख लिए सब? चलिए नीचे पॉइंट दे के लिखिए नीचे। अच्छा लिखिए लिखिए। आप लोग लिख लिए? इधर लिख लिए सब लोग? इतना आदमी कहाँ गायब थी? घूमने चल गई थी? लिख लिए सब इधर? वो लिख दें, वो छूट जाता है। चलिए भाई, वो लोग बोले सर छूट जाता है, लिख दीजिए बोर्ड पे। चलिए लिखिए, रोटेटिंग पावर ऑफ डी आइसोमर। लिखिए लिखिए, रोटेटिंग पावर of D isomer is equal to the L isomer, but opposite in sign। देखिए आपका पीछे बहुत ठीक से, आप सीधा ठीक से बैठिए, बार बार मना कर रहे हैं फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए रोटेटिंग पावर ऑफ डी आइसोमर इज इक्वल टू द एल आइसोमर। डी आइसोमर का रोटेटिंग पावर बराबर होता है किसका? एल आइसोमर का। सिर्फ साइन क्या होता है? अपोजिट। अगर मान लीजिए कोई 10 डिग्री इधर रोटेट कराया तो कोई 10 डिग्री इधर रोटेट कराया, बस यही अंतर होगा। कोई लेफ्ट रोटेट कराया तो कोई राइट रोटेट कराया। एंगल ऑफ रोटेशन, कितना एंगल से रोटेशन होगा उसको एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा माप सकते हैं। वह इंस्ट्रूमेंट कहलाता है पोलरीमीटर। क्या कहलाता है? पोलरीमीटर। यानी एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट which is known as angle of rotation is measured by an instrument which is known as polarimeter। यानी कितना एंगल से रोटेट करेगा हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं, वह माप सकते हैं, वह क्या कहलाता है? पोलरीमीटर। क्या कहलाएगा? पोलरीमीटर कहलाएगा। देखिए डी आइसोमर is converted into L isomer। Correct, D isomer is converted into L isomer and L isomer is converted into D isomer। Correct, D isomer is converted into L isomer and L isomer is converted into D isomer by a process which is known as polarimeter। ऐसे एक मिनट, which is known as वाल्डेन इन्वर्सन। करा डी आइसोमर को कन्वर्ट कर सकते हैं एल आइसोमर में
और एल आइसोमर को कन्वर्ट कर सकते हैं डी आइसोमर में। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का क्या नाम है? वाल्डेन इन्वर्सन। क्या नाम है? वाल्डेन इन्वर्सन नाम। आगे देखिए, दोनों का बराबर बराबर मोल लिया जाए, एक मिक्सर तैयार होता है, उस मिक्सर का नाम है रेसमिक मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सर ऑफ डी आइसोमर एंड एल आइसोमर। इक्विमोलर मिक्सर ऑफ डी आइसोमर एंड एल आइसोमर इज नोन एज रेसमिक मिक्सर। It is optically inactive। फिर हम क्या लिखे हैं देखिए, रोटेटिंग पावर ऑफ डी आइसोमर और एल आइसोमर दोनों का सेम बट अपोजिट इन साइन। एंगल ऑफ रोटेशन, कितना एंगल से रोटेट करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा माप सकते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलरीमीटर। डी आइसोमर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एल आइसोमर में, और एल आइसोमर को कन्वर्ट कर सकते हैं डी आइसोमर में। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है वाल्डेन इन्वर्सन। क्या नाम है? वाल्डेन। डी आइसोमर इज कन्वर्टेड इनटू एल आइसोमर, एल आइसोमर इज कन्वर्टेड इनटू डी आइसोमर बाय ए प्रोसेस नोन एज वाल्डेन इन्वर्सन। क्या नाम है? वाल्डेन इन्वर्सन नाम है। आगे देखिए, इक्विमोलर मिक्सर, यानी यदि दोनों का बराबर बराबर मोल का एक मिक्सर तैयार करते हैं, जितना डी लेते हैं उतना एल लेते हैं। अगर हाफ मोल डी है तो हाफ मोल एल है, तो जो मिक्सर तैयार होगा वह मिक्सर का नाम होता है रेसमिक मिक्सर। क्या होता है? रेसमिक मिक्सर। यह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब जो ना तो लेफ्ट की तरफ रोटेट कराएगा और ना तो राइट की तरफ कराएगा, यानी ये ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव। कौन सा? रेसमिक मिक्सर। क्या होगा? रेसमिक मिक्सर। चलिए लिखिए इसको, इतना ऊपर मिटा दें। लिख लीजिए सब पहले। आज आप लोग से ना आइसोमर्स का एक एक क्वेश्चन भी सबसे पूछेंगे। ये आप लोग कितना घर पे पढ़ते हैं, ठीक है? सब पढ़ के आए? हो गया? चलिए, हेडिंग देना है।
देखिए इनैंशियोमर्स, डायस्टियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स। एक पढ़ना इनैंशियोमर्स, क्या पढ़ना है? इनैंशियोमर्स। एक पढ़ना है डायस्टियोमर्स, क्या पढ़ना है? डायस्टियोमर्स। एक पढ़ना है मीजो कंपाउंड्स, क्या पढ़ना है? मीजो। और कितना है अभी कम से कम पढ़ाने में, ये चैप्टर पूरा। बस अब ये लास्ट है, देखिए इनैंशियोमर्स, डायस्टियोमर्स और मीजो कंपाउंड। इतना जल्दी थक जाएगा तो कैसे होगा? देखिए हाँ, अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ना। हम लोग तो जैसे आपको लगता है यहाँ पढ़ते हैं, जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाते हैं उनसे पूछिए, आपको यहाँ लगता होगा कि सर हम लोग इतना पढ़ते हैं। जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनको लगता है कि दिन रात इतना पढ़ते हैं, उससे बहुत ज्यादा पढ़ना है वहां जाकर के। वहाँ मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं बस इतना ही, वहाँ बस यही रहता है कि हमको अब हम बेफिक्र हैं, बस पढ़ना है। ये नहीं कि हमको कंपटीशन पास करना है। हाँ स्टडी इससे ज्यादा पढ़, बस वहाँ खुशी पूर्वक पढ़ता सब, मतलब मन सबका प्रसन्न रहता है कि हमको तो डॉक्टर बन ही जाना है। यहाँ बस इसलिए लोग तैयारी करते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। जितना वहाँ पढ़ना है ना, बच्चे यहाँ भी उतना ही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ ये रहता है कि 10 में से 2 ही का सिलेक्शन होगा, 1 ही का सिलेक्शन होगा, बाकी कितना भी पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सीट का रिजर्व है। और वहाँ सबको पढ़ना, लेकिन वहाँ भी बहुत पढ़ना रहता है। वहाँ भी कोई सिलेबस नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आता है, दे देता है, ये टॉपिक है, इसको पूरा पढ़ के आप रखिए, एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता है। किताब में भी नहीं है, वो आप जैसे भी पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, मोबाइल से पढ़िए, जैसे पढ़िए, पूरा टॉपिक आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, 10 ठो बुक लेकर के पढ़िए, लेकिन पढ़िए, समझ गए? इसलिए एकदम मेहनत कीजिए, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़िए और अभी से मेहनत कीजिए। और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है तो फिर अगर जैसे बहुत लोग को नहीं, बाप इतना पढ़ना है मेडिकल में, लोग बोल देते हैं 10-10 साल लग जाता है डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में 5-5 6-6 साल लग जाता है, ठीक है। तो 5 साल तो आपको डॉक्टर बनने में थोड़ी 10 साल लगता है। अरे 5 साल 6 साल के बाद तो आप इंटर्नशिप में चले जाते हैं। पीजी में अगर आप चले गए तो 1 लाख रुपया महीना तो आपको ऐसे ही मिलता है, एक नौकरी के बराबर तो पैसा आपको मिल ही रहा है 5 साल के बाद। जैसे आप पीजी में जो बच्चे जाते हैं तो 1 लाख रुपया महीना मिलता है, तो सिंपल जॉब में 1 लाख से ज्यादा थोड़ी कहीं मिलता है। तो आपको 1 लाख रुपया के बराबर तो आपको पैसा आपको पढ़ाई के क्रम में ही मिल जाती है। 5 साल 6 साल पढ़ने के बाद 1 लाख रुपया महीना भी मिलता है पीजी में लगभग, तो उतना पैसा तो आपको मिलता ही है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। हो सकता है जनरल कंपटीशन में ही तैयारी करते हैं तो उनको बीपीएससी हो जाता है, यूपीएससी हो जाता है, तो वो डॉक्टरों से ऊपर पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच जाते। अगर यूपीएससी हो गया तो वो कम तो नहीं है, वो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। तो बहुत है, पढ़ने की कोई एज थोड़ी है। हम तो ऐसे ऐसे लोगों के देखे हैं कि एक लेडीज थी, वो मैरिज के बाद, शादी के बाद भी पढ़ी, और शादी के बाद भी वो पहले बीपीएससी क्वालिफाई की, बीपीएससी क्वालिफाई की तो अभी मेरे कांटेक्ट में वो है, वो डिप्टी कलेक्टर बन गई। और कल हमको उनको पता चला कि कल वो आईएएस बन गई, आईएएस में भी हो गया उनका। अब बताइए वो कहीं जाकर के वो डीएम बन जाएगी। तो ऐसा नहीं, जिनको पढ़ने का लगन है ना, मगन है, तो वो हमेशा कहीं नहीं कि कुछ कर सकते हैं। बस पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, है कि नहीं? देखिए सुनिए, इनैंशियोमर्स, डायस्टियोमर्स और क्या होता है? मीजो कंपाउंड्स। इनैंशियोमर्स क्या है, डायस्टियोमर्स क्या है और मीजो कंपाउंड्स है। इसलिए कि देखिए उन लेडीज को हम उस समय से जानते हैं जब वो क्या होता था कि घर में जब वो खाना बनाती थी, मैंने उस समय से जानते हैं। देखिए वो पढ़ाई अपना चालू हमेशा रखी। इधर भी हम देखें, इधर भी बीच में बराबर हमसे मुलाकात होते रहता था, हमसे कांटेक्ट उनका है, तो वो देखे, वो उसके बाद भी वो तैयारी करते रही, अब पढ़ करके आज वो आईएएस अधिकारी बन गई। तो एक होता है ना कि जब लगन है पढ़ने में, और उनका बेटा है वो 10th क्लास में पढ़ता है, वो ऐसा नहीं है। तो वो एक उम्र था, वो पढ़ते रहना था, ठीक है ना। तो देखिए, तो आप पढ़ेंगे, देखिए सुनिए, इनैंशियोमर्स, डायस्टियोमर्स और क्या है? मीजो कंपाउंड्स। तो इनैंशियोमर्स क्या होता है, डायस्टियोमर्स क्या होता है और क्या होता है मीजो कंपाउंड्स क्या है? देखिए, तो इनैंशियोमर्स किसको कहते हैं, डायस्टियोमर्स किसको कहते हैं, मीजो कंपाउंड्स किसको कहते हैं? तो देखिए, इनैंशियोमर्स कहा जाता है, देखिए दोज कंपाउंड्स
या दो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज टू इच अदर एंड डू नॉट सुपर इम्पोज टू इच अदर आर नोन एज इनएंसियोमर्स। पहले एक चीज और बताइए, देखिए ये हाथ हमारा क्या है, हैंड जो है, एक हैंड क्या, इसको इसको आप ऐसे हैंड को देखिएगा, इसका जो मिरर इमेज ऐसे बनेगा तो क्या कंप्लीट कवर कर पाएगा? हाथ पलटिएगा नहीं तो थंब के आगे कौन आ जाएगा? स्मॉल फिंगर आ जाएगा। कंप्लीट कवर कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब इसके साथ ए आ जाएगा, एक कंप्लीट कवर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हैंड भी हमारा क्या है? कायरल। क्या है यह? कायरल। याद रखिएगा, हैंड भी हमारा क्या है? कायरल। यानी इसका मिरर इमेज भी एक दूसरे को कंप्लीट कवर नहीं कर पाएगा। तो आप देखिए, इनएंसियोमर्स कहलाता है दो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स देखिए दो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज टू इच अदर, दो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज टू इच अदर एंड डू नॉट सुपर इम्पोज टू इच अदर। दो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स which are mirror image to each other and do not superimpose to each other are known as enantiomers। कोई भी वैसा ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज है और डू नॉट सुपर इम्पोज टू इच अदर, जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज मतलब कंप्लीट कवर नहीं कर पाता है, वैसा कंपाउंड एक दूसरे का इनएंसियोमर्स कहलाएगा। जैसे आप देखिए एक कंपाउंड है COOH, H और OH। अब बताइए इसमें कायरल कार्बन है या नहीं? बताइए इसमें कंपाउंड में कायरल कार्बन है या नहीं? कितने कायरल है? दो। इसको आप मिरर में ले लीजिए। ये भी कायरल, ये भी कायरल। अब बताइए इस कंपाउंड का ये, इसको मिरर में देखेंगे तो ये दिखाई देगा? इस कंपाउंड को मिरर में देखिएगा तो यही दिखाई ना देगा? नहीं दिखाई देगा। उल्टा तो हो ही गया, OH के सामने OH, COOH के सामने COOH, तो वो वर्ड नहीं, मतलब ये है ना लाइन उल्टा पलट दिए सब हम। तो मतलब इसको देखेंगे मिरर में तो ये दिखाई देगा, लेकिन जब इसको ऊपर उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो H के ऊपर कौन आएगा? क्या कंप्लीट कवर कर पाएगा? इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का इनएंसियोमर्स कहलाएगा। दोनों टर्टरिक एसिड है, ये सारा कंपाउंड क्या है? ये टर्टरिक एसिड। तो यही टर्टरिक एसिड अगर एक डी फॉर्म होगा तो दूसरा क्या होगा? एल फॉर्म। दोनों में क्या अंतर है? तो यहाँ अरेंजमेंट अलग है एटम का, इसके लेफ्ट साइड में ऊपर H है जबकि इसके लेफ्ट साइड में ऊपर क्या है? OH। अरेंजमेंट बदल गया तो ये क्या करेगा? अरेंजमेंट बदलेगा तो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट रोटेट कराने का डायरेक्शन भी क्या होगा? बदल जाएगा। अंतर समझ में आ गया? कंपाउंड सेम, अरेंजमेंट खाली डिफरेंट, जिसके कारण प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेट कराने का दोनों का टेंडेंसी भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। एक ऐसा कंपाउंड देखिए, ये भी टर्टरिक एसिड है, देखिए तो है या नहीं? देखिए बोले तीनों सेम कंपाउंड है कि नहीं? देखिए तो बताइए देख करके, तीनों कंपाउंड सेम है या नहीं है? तीनों कंपाउंड सेम है या नहीं है? इसलिए कि देखिए ये भी बस फर्क इतना है, यहाँ OH इधर था, इसको हम दोनों एक साइड कर दिए, इन काम किए। तो इसमें क्या किए? दोनों OH को एक तरफ कर दिए, बस एक। लेकिन नाम पढ़िएगा आयुपैक तो नाम तो दोनों का सेम ही ना आएगा। यहां भी क्या पढ़िएगा? देखिए 1 2 3 4 2 3 डाइहाइड्रोक्सी,
2 पर हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी, 2 3 डाइहाइड्रोक्सी और 4 कार्बन, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड, 2 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। ऐसे पढ़िए, ये कंपाउंड हो गया, ये हमारा एसिड हो गया, ये दोनों कहलाएगा इनएंशियोमर्स। इसको मिरर में देखेंगे तो ये दिखाई देगा, इसको मिरर में देखेंगे तो ये भी दिखाई देगा, देगा ना, नहीं कुछ बोलते हैं, अरे इसको मिरर में देखें तो ये दिखाई दिया कि नहीं, इसको मिरर में देखेंगे तो ये दिखाई देगा कि नहीं, नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, हाँ इसमें ओच क्या है, दोनों सेम साइड। कभी ऐसा होगा कि ओच दोनों एक साइड आ जाए, हाँ स्पेशल मिरर होगा तो होगा, है ना। स्पेशल मिरर देखे ना आप लोग कि आपका 5 फीट है तो आप 2 फीट हो जाइएगा, ऐसा देखेंगे नहीं मिरर, कहाँ देखे हैं? अरे यहाँ मिरर है दिखिएगा, म्यूजियम में है आपका, पटना म्यूजियम में आप चले जाइए, बहुत तरह का मिरर लगा हुआ, ठीक है। आप पटना म्यूजियम में गांधी मैदान के पास पटना साइंस सेंटर है, पटना में साइंस सेंटर में, हाँ हाँ साइंस सेंटर में बहुत तरह का आपका मिरर लगा हुआ, आप जाइएगा तो आप 1 फीट का बन जाइएगा, 10 फीट का बन जाइएगा, मोटा से पतला बन जाइएगा, पतला से मोटा बन जाइएगा, मैंने ढेर सारा मिरर उस तरह का लगाए हुए, देखने उस तरह का अरेंजमेंट बना हुआ, वैसा मिरर का बना हुआ है। तो उस तरह अब एक साइंस सेंटर और बन रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो तो बगल में ही बन रहा है अभी आपका, है ना, ये स्टेडियम के पास है ना, स्टेडियम के पास बन करके ये एशिया का कहा जा रहा है सबसे बड़ा साइंस सेंटर है, ठीक। तो बगल में एशिया का एक स्टेडियम के पास बना है, वो उद्घाटन भी हो गया, सब कुछ हो गया है, सिर्फ अभी आम पब्लिक के लिए खोला नहीं है, सब कुछ बन करके तैयार है, उद्घाटन भी हो गया, सारा चीज हो गया, और बोला भी था कि 1 महीना बाद चालू हो जाएगा, आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन 1 महीना से ज्यादा हो गया है, अभी कुछ दिन के बाद ओपन हो जाएगा सबके लिए। तो कुछ कुछ बाकी होगा, कुछ अंदर का कुछ और होगा, वो अपना बना रहा होगा, है ना। देखिए तो वो सब कुछ है आपका, देखिए ये इसमें भी बहुत अच्छा अच्छा साइंस सेंटर बनाया है ना, वो बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत लंबा भी है, करीब 1/2 किलोमीटर से ऊपर तक लंबा बना हुआ है, एक अच्छा बड़ा साइंस सेंटर बना है, देखिए। तो आप क्या देखिए, तो नहीं साइंस सेंटर में क्या रहता है ना कि जैसे जो बच्चे साइंस के रहते हैं तो उनको वहाँ कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत चीज मिल जाता है, जैसे जो चीज फिजिक्स पढ़ते हैं तो वो फिजिक्स में भी जैसे बहुत सारा चीज कैसे कौन क्या काम करता है, वैसे वहां पे सबका दिखाया जाता है, कुछ शो भी चलता है, तो एक बार आंख से लोग देख लेते हैं ना, तो जो चीज किताब में पढ़ते हैं वही प्रैक्टिकली आप देख लेते हैं, तो समझ में क्या होता है, कुछ ज्यादा आ जाता है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड तीनों टर्टरिक एसिड है या नहीं, तीनों क्या है, टर्टरिक एसिड, लेकिन पहला का दूसरा मिरर इमेज लेकिन पहला का तीसरा या दूसरा का तीसरा मिरर इमेज नहीं है तीनों कंपाउंड सेम, लेकिन फर्स्ट सेकंड मिरर इमेज, लेकिन फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड मिरर इमेज नहीं है, तो पहला और दूसरा कहलाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, एक कहलाएगा इनएंशियोमर्स और सेकंड एंड थर्ड या फर्स्ट एंड थर्ड एक कहलाएगा डायस्टियोमर्स। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फर्स्ट और थर्ड ये क्या कहलाएगा, डायस्टियोमर्स। तो कोई भी वैसा ऑप्टिकल आइसोमर्स जो विच आर नॉट मिरर इमेज टू इच अदर आर नोन एज क्या कहलाएगा, डायस्टियोमर्स, क्या कहलाएगा, डायस्टियोमर्स। लिखिए इसको, जितना पढ़ाते हैं ना एकदम घर पे डेली पढ़िए, डेली पढ़ करके आइए, जहां कोई दिक्कत हो डाउट हो तो हमसे क्या कीजिए, पूछिए भी कि सर ये बता दीजिए। आज भी किसी को कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, एक क्वेश्चन मिलेगा आइसोमर्स का, ठीक है ना, उसको बैठ के बनाइए सब आइसो,
आप लोग नहीं मिला है क्वेश्चन अभी आइसोमर्स का? कोई असाइनमेंट वगैरह कुछ नहीं मिला है? हाँ, मॉड्यूल है आपके पास अभी? दिखाइए। वो तो हो गया, जीओसी का चीज हो गया। देखिए हम देखेंगे कि असाइनमेंट हम नहीं होगा तो बोलेंगे दे देने के लिए, है ना। आइसोमर्स का कुछ 30-40 क्वेश्चन होगा, उसको बैठ के क्वेश्चन बनाते रहिएगा ना तो लगेगा कि कुछ बनाए हैं, कुछ सीखे हैं। कब है टेस्ट? 13 को। तो नोमेनक्लेचर आ रहा है, तो नोमेनक्लेचर पढ़िए। तो आइसोमर्स नहीं होगा। नहीं, इसमें आइसोमर्स नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो एक और दिए थे ना, एक असाइनमेंट और दिखाए थे हमको कोई, जिसमें आइसोमर्स भी था। नहीं था, यही है। और कोई बच्चे के दिखाए थे, उसमें 2 पेज कुछ अलग था, डाला हुआ अलग। तुम्हारे पास है अभी? एक दिन हमको कोई दिखाए थे, बोले कि इसमें 2 पेज अलग है। नहीं, इसमें नहीं है, इसमें आइसोमर्स नहीं है। देखिए किसका है, देखिए बाबू। अच्छा, अलग से लिख दिए थे। हाँ देखिए, ये आप लोगों को नहीं मिला है साहिब इस तरह का? नहीं, हाँ इसमें आइसोमर्स का क्वेश्चन है, लेकिन 2-4 ही है। देखिए आइसोमरिज्म है ना, आइसोमरिज्म में से कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ बोल देंगे। ये बहुत कम ही क्वेश्चन है, लेकिन इतना थोड़ी होगा, 2-4 गो तो क्वेश्चन ही दिया होगा। हम दे देंगे और कहेंगे उनको फोटो शेयर करा के बच्चों को दे देने के लिए, ठीक है। इसमें तो 5 को क्वेश्चन है, कम से कम 50 क्वेश्चन भी बनाइएगा तब ना लगेगा क्वेश्चन बनाए हैं। अब लिखिए डायस्टियोमर्स, लिखिए हेडिंग नीचे, बस एक लाइन इसको लिख लीजिए, डायस्टियोमर्स। डायस्टियोमर्स लिख लीजिए, डायस्टियोमर्स लिखिए। दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स which are not mirror image to each other, which are not mirror image to each other, which are not mirror image to each other, are known as, which are not mirror image to each other, which are not mirror image to each other, are known as डायस्टियोमर्स। लिखा हुआ यहाँ पे है, are known as डायस्टियोमर्स, ठीक है। अगले क्लास याद करना है, मीजो कंपाउंड पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? मीजो कंपाउंड, ठीक है। और उसके बाद कौन सा कंपाउंड कितना ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेगा वो निकालना है। नेक्स्ट क्लास याद रखना है, क्या पढ़ाना है? मीजो कंपाउंड्स, और इस पे क्वेश्चन कराना है ऑप्टिकल आइसोमर्स पे। मतलब कल मीजो कंपाउंड्स और क्या पढ़ाना है? ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ाना है। ये चैप्टर समाप्त होगा तो फिर हम आ जाएंगे थर्मोकेमिस्ट्री पे। किस पे आ जाएंगे? थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है। पढ़ने में बहुत मन लगेगा, समझने वाला सारा चैप्टर है। वो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है सब, ठीक है ना। एसिड बेस साल्ट, ये सब न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, वो सब पढ़िएगा, सब पढ़ने में बहुत मन लगेगा। चलिए तो आज इतना रहने दें। कुछ पूछना किसी को नहीं, कुछ पूछना नहीं किसी को। क्वेश्चन बनाइए तब ना पूछिएगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आज दिला देते हैं, एकदम बनाइए, फिर जब पूछने का समय देंगे तो बैठ के 5 मिनट 10 मिनट पूछा भी कीजिए, ठीक है, और बनाइए, ठीक है।